दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं बहुत चर्चित कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार, अनुवादक और रंगकर्मी संजय कुंदन जी। संजय कुंदन जी, आपका हमारे बातचीत के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे। पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दोस्तों को दे देता हूँ। संजय जी का जन्म जो है वो पटना में हुआ है और पटना से ही इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया है पटना विश्वविद्यालय से। उसके बाद से इन्होंने नवभारत टाइम्स और जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबारों में लगभग 25 साल की पत्रकारिता की है और अभी फिलहाल जो है वो वाम प्रकाशन दिल्ली में संपादक के रूप में कार्यरत है। इनके जो कविता संग्रह आ चुके हैं वो है कागज के प्रदेश में, चुप्पी का शोर, योजनाओं का शहर, तनी हुई रस्सी पर। ये इनके 4 कविता संग्रह हैं और कहानी संग्रह इनके हैं बॉस की पार्टी, श्यामलाल का अकेलापन, टूटने के ये 2 इनके कहानी संग्रह हैं। उसके बाद इनका उपन्यास है टूटने के बाद, 3 लाल, ये ऊपर 3 ताल, ये है इनका उपन्यास। इनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, हेमंत स्मृति सम्मान से नवाजे गए हैं, विद्यापति पुरस्कार और बनारसी प्रसाद भोजपुरी पुरस्कार इनको मिला है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि ये अनुवादक हैं, तो इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास जो एनिमल फॉर्म है, इसका इन्होंने अनुवाद किया है। जेवियर मोरो के उपन्यास पैशन इंडिया और रिल्के की कृति लेटर्स ऑन सेजा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। इन्होंने कुछ नुक्कड़ नाटक भी लिखे हैं और अनेक नाटकों में अभिनय और निर्देशन भी किया है। इसके अलावा इन्होंने लघु फिल्म इट्स डेवलपमेंट स्टूपिड की पटकथा का लेखन किया है और इनकी रचनाएं जो हैं भारत की विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुई हैं, जैसे मराठी है, असमिया है, पंजाबी है और नेपाली भाषा में भी हुई है। तो संजय जी, ये तो है जो मेरे पास जानकारी है आपके बारे में। अब थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आप एमएस में हिंदी साहित्य से आपने किया हुआ है और जाहिर सी बात है कि हिंदी साहित्य को पढ़ते हुए और हिंदी साहित्य से गुजरते हुए आपके दिमाग में कवियों और लेखकों का असर तो हुआ ही होगा। तो आपका लेखन जो है वो उसी समय से शुरू हुआ या उससे पहले भी आपका लेखन चल रहा था? नहीं, मेरा लेखन जो है वो कहिए कि वर्णमाला सीखते ही शुरू हो गया था। मतलब बचपन से ही मैं लेखक ही, कई बार लगता है कि मैं लेखक ही पैदा हुआ हूँ, क्योंकि जब से मैंने वर्णमाला सीखी और वाक्य लिखना शुरू किया तो मैंने उसी समय से कविताएं बनानी शुरू कर दी, कहानियां भी लिखनी शुरू कर दी, नाटक भी लिखना शुरू कर दिया। इसकी वजह ये थी कि मेरे घर का जो माहौल था वो बिल्कुल साहित्य और कला का माहौल था। तो जब से मैंने होश संभाला, मेरे पिताजी एक रंगकर्मी थे, मेरे दादा भी रंगकर्मी थे। तो मेरे दादा कलकत्ता में पारसी थिएटर जब होता था, जिसके संचालक अंग्रेज हुआ करते, उसमें अंग्रेज आर्टिस्ट थे, उन लोगों के साथ भी उन्होंने काम किया था। मेरे पिताजी मैथिली के रंगकर्मी थे और कविताएं भी लिखते थे, लेकिन कम लिखते थे। वो मुख्य रूप से पाठक थे जबरदस्त। और उस समय पटना में 2 बड़ी प्रसिद्ध लाइब्रेरी थी। आज वो है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। एक लाइब्रेरी थी गेट पब्लिक लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरी थी शिवपूजन सहाय पुस्तकालय। दोनों गर्दनीबाग मोहल्ले में थी।
मेरा जन्म गर्दनी बाग मोहल्ले में हुआ और मेरे पिताजी बहुत छोटा, जब मैं छोटा था बिल्कुल 4-5 साल का था, उसी समय से वो मुझे अपने साथ गोष्ठियों में ले जाते थे, नाटक के रिहर्सल में ले जाते थे, नाटक के प्रदर्शन में ले जाते थे। तो मेरा मतलब कहिए कि बचपन ही इन्हीं चीजों में गुजरा ही है, लेखकों के बीच, कलाकारों के बीच। तो मेरी एक विचित्र आदत विकसित हो गई बचपन में। हुआ क्या कि जो कुछ भी मैं सुनता था मैं उसको लिखता था। जैसे कि मेरे पिताजी ने कोई घटना बताई या किसी ने मुझे कोई घटना बताई, तो मैं उसको लिखने की कोशिश करता था अपनी कॉपी में। मतलब आप कह सकते हैं कि वो कहानी की तरह मैं, मतलब सुनी हुई कहानी को मैं फिर से अपनी भाषा में लिखता था। तो ये लिखने की जो मेरी आदत थी वो उसकी नींव जो है वो उसी समय बचपन में ही पड़ गई। और कविताएं मैंने लिखनी शुरू की 13 वर्ष की उम्र में। जब मैं था तो मेरी पहली कविता आर्यावर्त अखबार, बड़ा मशहूर अखबार था बिहार का, उसके बाल परिशिष्ट में छपी थी और उसका शीर्षक था बादल, लेकिन प्रूफ की गलती की वजह से द गायब हो गया और उसका शीर्षक छपा बाल। तो छपने का सिलसिला भी वो 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो गया। उसके बाद मैंने लघु कथाएं लिखनी शुरू कर दी और वो लघु कथा भी बहुत सी पत्रिकाओं में, उस समय लघु कथा खूब लिखा जाता था। जिस समय मुझे याद है वो 80 के पहले की बात है या 80 के आसपास की बात होगी, 80 उसके आसपास। तो उस समय मैं छोटी छोटी कहानियां लिखता था और पत्रिकाओं में भेजता था, कई वापस आ जाती थी। तो लघु कथाएं भी मेरी छपी हुई हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं उस समय छपती थी। जो पत्रिकाएं बहुत चर्चित नहीं थी उस समय, पता नहीं, लघु पत्रिकाएं बहुत छपा करती थी, तो उस समय मैं भेजता था। किसी किसी में मुझे 15-20 रुपए पारिश्रमिक भी मिला करते थे। और मुझे याद है कि बचपन की पहली कहानी मुझे अभी भी याद है, वो बहुत कम उम्र में मैंने लिखी थी। मेरे पिताजी ने मुझे एक किस्सा सुनाया था कि जंगल में कुछ सैनिक थे जिनकी ड्यूटी थी जंगल में, तो वो खाना बना रहे थे, पतीले में वो कुछ पका रहे थे। तो अचानक वो हिलने लगा पतीला। तो उन लोगों को लगा कि जैसे भूकंप आ गया है और वो लोग उसको छोड़ के भागने लगे। फिर रुके कि नहीं, भूकंप तो जैसा लग नहीं रहा है, फिर हुआ क्या है। तो उन्होंने देखा कि एक अजगर जो है वो बिल्कुल पीछे में घुसा चला आ रहा है उधर, और वो पतीला से सट गया है। फिर वो आग, उसको थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई तो वो भागा। तो ये घटना उन्होंने मुझे ऐसी सुनाई, तो मैंने उसको दर्ज कर लिया बिल्कुल एक कहानी की तरह। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं मुझे लगता है मैं 6ठी या 7वीं में रहा हूँ, तो मेरे जो इतिहास की किताब थी, आधुनिक इतिहास की किताब, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन इसका मुख्य अध्याय था, तो मैंने उसका नाट्य रूपांतरण कर डाला। पूरी किताब का ही मैंने नाट्य रूपांतरण कर दिया और मोहल्ले में बच्चों के साथ मैंने उसका मंचन किया। और वो मंचन क्या, वो खेल था मेरा, वो रोज ही उसका मंचन करता था मैं, रोज। तो इस तरह से मेरे लिखने की, कविता, कहानी, नाटक, सब कुछ लिखने की शुरुआत ऐसे ही हो गई एक साथ, मतलब बिल्कुल खेल की तरह हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जब से होश संभाला मैं साहित्यकार ही हूँ, और मैं मान कर चलता था कि मुझे और लेखक ही बनना है, और तो कुछ बनना नहीं है, मैं तो लेखक हूँ ही, तो लेखक ही बनना है और क्या, और बाकी चीजें देखा ही जाएगी। लेखक तो मतलब है ही, मतलब लेखक ही बनना है मुझे। तो एक तरह से लगता है जैसे मैं बाय डिफॉल्ट जो है लेखक बन गया, वैसा ही था कुछ। यही धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इसको एक नया रूप मिलता गया जब और लोगों के संपर्क में आया मैं। यही है। वो जो आपने खेल खेल में शुरू किया, जी, वो बाद में गंभीर लेखन में तब्दील हो गया। जी, तो वो थोड़ा कॉलेज आने के बाद हुआ, कॉलेज में। थोड़ा थोड़ा ये बताइए कि ये जो गंभीर लेखन आपका शुरू हुआ, जी, जी, इस पर साहित्यकारों का, किताबों का या दोस्तों का किसका जी, प्रभाव मैं बताऊं। पड़ा? हाँ, हाँ, हाँ। तो होता क्या था कि मेरे घर में तमाम किताबें रहती थी, पत्रिकाएं रहती थी, पिताजी पढ़ते रहते थे, ऐसे बहुत बड़े, मतलब हर समय पढ़ते ही रहते थे, जबरदस्त घनघोर पाठक थे वो। और उस समय पटना सचिवालय की भी एक पुस्तकालय हुआ करता था, उससे वो किताबें लाते थे। तो बहुत से लोग शुरू करते हैं, जैसे कुछ लोग शुरू करते हैं प्रेमचंद से, कुछ लोग पहले शुरू करते हैं लुगदी उपन्यासों से, सुरेंद्र मोहन पाठक से, या मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो बिल्कुल इन्हीं लोगों से शुरू कर दिया। जैसे मैं संजीव को बहुत बचपन में पढ़ चुका था, मैं रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत है मैंने एक ही दिन में खत्म कर डाला था, होली के दिन, मुझे याद है ये भी। होली के दिन मैंने सोचा कि इस बार होली नहीं खेलनी है,
मैं किताब लेकर के और कुछ खाना वाना लेकर के पकवान उकवान लेके बैठ गया एक रूम में और पढ़ता रहा। तो जितने नए लेखक थे, धीरेन्द्र अस्थाना थे, संजीव, बाकी और भी जो लोग थे, उदय प्रकाश, ये सब, सारिका आती थी मेरे घर, धर्मयुग आता था, सब लोग, और मैं बच्चों की भी पत्रिकाएं पढ़ता था और बड़ों की भी। उनमें से कई चीजें मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, कई बार मुझे सारिका की कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, फिर भी मैं पढ़ता रहता था। तो सारिका के बाद जरिए, धर्मयुग के जरिए, और जो किताबें थी मेरे घर में, कई बार होता क्या था कि मैं कुछ किताबें पढ़ना शुरू करता था और मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं छोड़ देता था। तो बिल्कुल समकालीन साहित्य से मैं पढ़ पढ़ के ही बिल्कुल घर में ही परिचित होता गया। पिताजी कई बार किताबें छुपा देते थे कि तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है ये। मुझे याद है श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है पटरियां, तो पटरियां वो ला करके उन्होंने ऊपर दराज में रखी हुई थी, तो मैं चुपके से निकाल करके पटरियां पढ़ने लगा। तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पढ़ने लायक थोड़ी है, ये तो बड़े लोगों की चीज है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मैं पढ़ूंगा। फिर उन्होंने छीन लिया मुझसे, फिर मैंने छुप के पढ़ ही लिया उसको। तो एक तरह से मैं पढ़ता गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी बहन है वो भी हिंदी साहित्य की ही छात्रा थी, तो वो जब पहुंची तो मैं उसकी किताबें भी पढ़ता था। तो मुक्तिबोध से मैं परिचित हुआ अपनी बहन के कोर्स की किताबों से। चांद का मुंह टेढ़ा है एमए में था उस समय, तो मेरी बहन जब एमए में पहुंची तो उसकी किताबें थी, तो उसकी किताबें मैंने पढ़नी शुरू कर दी, नागार्जुन को पढ़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं पटना कॉलेज पहुंचा, तो पटना कॉलेज उस समय, हमारे समय, हालांकि आज भी है, उस समय वो राजनीतिक सांस्कृतिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था, और खासकर वामपंथी राजनीति का वो एक बहुत बड़ा केंद्र था। और कॉलेज के ठीक सामने पीपुल्स बुक्स हाउस हुआ करता था उस समय, और उस समय वहां सोवियत संघ से आने वाली किताबें और भी वामपंथी साहित्य और भी तमाम किताबें आया करती थी। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से नए बच्चों के स्वागत में वो लोग करते ये थे कि एक कार्यक्रम करते थे, वाद विवाद प्रतियोगिता करते थे, नाटक करते थे। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ वो लोग एक आयोजन करते थे, और उस आयोजन में जो विजेता होता था उसको वो लोग उस तरह की किताबें दिया करते थे। तो मुझे याद है कि मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे दूसरा स्थान मिला था, और मुझे पुरस्कार में निकोलाई ऑस्ट्रोवस्की का उपन्यास अग्नि दीक्षा मिला था। तो अग्नि दीक्षा पढ़ने के बाद मेरे मन में और उत्सुकता जागी, और फिर मैंने पीपुल्स बुक्स हाउस में जाकर के और भी किताबें ली। धीरे बहुधोन, राहुल सांकृत्यायन का साहित्य, इसके अलावा आदि विद्रोही स्पार्टाकस, या इस तरह की बहुत सी किताबें मैंने वहां पढ़ी, और मैं संपर्क में आया ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के। फिर धीरे धीरे उन्हीं लोगों के जरिए मैं आ गया इप्टा के संपर्क में, इप्टा और पटना प्रगतिशील लेखक संघ। तो उसके बाद मेरा उसी समय वरिष्ठ आलोचक नंद किशोर नवल जी, खगेंद्र ठाकुर, अरुण कमल, आलोक धनवा, तो इन लोगों से धीरे धीरे मेरा परिचय हुआ, और उन लोगों ने मुझे बताया कि देखो तुम कविताएं लिख रहे हो तो ढंग से लिखो और भेजो, पत्र पत्रिकाओं में भेजो। तो मुझे पत्रिकाओं के बारे में भी बहुत ठीक से पता नहीं था उस समय। मैं बहुत ऐसी उसी पत्रिकाओं के बारे में जानता था, लेकिन जो गंभीर पत्रिकाएं थी, तो मुझे पहली बार पता चला कि पहल नाम की कोई पत्रिका है। और मैंने उस समय अपूर्वानंद थे, सचिव थे, तो अपूर्वानंद ने मुझे बताया कि पहल नाम की एक पत्रिका है, ज्ञानरंजन उसके संपादक है, तुम उसमें कविताएं भेज दो। तो मैंने कहा मेरी कविताएं वो थोड़ी छापेंगे, तो मैंने कहा तुम भेज तो दो। तो मैंने उनको कविताएं भेज दी, और कुछ दिन बाद अचानक मुझे किसी और ने बताया कि अरे यार तुम्हारी पहल में कविताएं छपी है। तो उस समय मैं 18 साल का था, और 18 साल में मेरी कविताएं पहल में छप गई। 3 कविताएं छपी थी पहल में, और ज्ञानरंजन जी ने मेरे ऊपर टिप्पणी भी लिखी थी एक छोटी सी। तो उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों के सानिध्य में आकर के नवल जी के यहाँ एक बिल्कुल बैठकी होती थी शाम में, और वहां सारे साहित्यकार हिंदी के वहां जुटते थे, बातें होती थी। पीपुल्स बुक्स हाउस में भी इप्टा के रंगकर्मी आते थे, और भी लेखक आया करते थे। तो उन लोगों से बातचीत होते होते, फिर बहस होते होते, फिर धीरे धीरे हिंदी साहित्य की प्रगतिशील जो धारा है उससे मेरा परिचय हुआ, और तब मैंने जाना कि हिंदी साहित्य एक उसकी एक प्रतिबद्ध धारा है, एक ऐसी धारा है जो समाज के वंचित, शोषित, और मतलब साहित्य का जो एक उद्देश्य है, एक प्रतिबद्धता है साहित्य की, उसके पीछे एक बड़ा मिशन है, बड़ा उद्देश्य है, ये धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा उस समय। और उसी समय मुझे याद है, उसी के आसपास कोई वर्ष था कि बिहार सरकार ने एंटी प्रेस बिल लाने का की घोषणा कर दी। हालांकि शायद वो लागू नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखा, और उसका उस समय पत्रकार विरोध कर रहे थे सड़क पे उतर के। और उसी समय मैंने फिर एंटी प्रेस बिल के विरोध में कविता लिखी, और धीरे धीरे मैं
जिस तरह से वामपंथी राजनीति से जुड़ता गया, धीरे धीरे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इफ्ता, प्रगतिशील लेखक संघ, इन लोगों के साथ मेरी सक्रियता बिल्कुल बढ़ने लगी। और उन्हीं दौरान दिल्ली से डॉक्टर नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, बड़े बड़े लेखक उस समय जाते थे, तो उन लोगों को सुनना, सेमिनार में उनके विचार सुनना, उनकी कविताएं सुनना, फिर धीरे धीरे उनसे बातचीत भी होती थी। कुछ लोग, हम लोग डरते थे हालांकि, फिर भी लेकिन जाते थे, बात करते थे, सुनते थे उन लोगों को। तो धीरे धीरे मेरा जो है गंभीर लेखन की ओर और एक प्रतिबद्ध लेखन की ओर मेरा रुझान शुरू हुआ, और मैं बिल्कुल एक मिशन की तरह फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मेरी कविता का उद्देश्य ये है, दरअसल लिखने का ये। उसी समय से शुरू हो गया ये, 84 के बाद की बात है ये। और एक घटना मुझे और याद आ रही है कि 84 में जब सिखों के खिलाफ दंगा हुआ था, तो हम लोगों ने एक साइक्लो स्टाइल पत्रिका उस समय निकलती थी, धारा, तो उसमें वो अंक निकला था उसके खिलाफ, और हम लोग बांटते थे जा करके लोगों को वो पत्रिकाएं। और उसके बाद उसमें हम लोगों ने सिख बुद्धिजीवियों से बातचीत की थी जा करके। तो वो सब धीरे धीरे एक मिशन की तरह, बिल्कुल एक गतिविधि, एक समझ सकते हैं एक कार्यकर्ता की तरह मैं बिल्कुल जुड़ गया। लिखना, राजनीति करना, ये सारी चीजें, संघर्ष करना, नुक्कड़ नाटक करना, सब कुछ उसी समय से शुरू हो गया। तो एक बात बताइए, जैसे कि ये तो रचनात्मक साहित्य में आप एक तरह से आप अच्छी तरह से रम गए, और आप प्रतिबद्ध भी हो गए। हाँ। पत्रकारिता में आपका अनुभव कैसा रहा? पत्रकारिता में तो पत्रकारिता, हाँ, ये भी मैं बताता हूँ कि पत्रकारिता को मैंने चुना क्यों। हाँ। देखिए, एक बात तो था कि जब मैं पूरी तरह से रम गया साहित्य में और रंगमंच में, उसी समय मैंने एक अपना ग्रुप भी बनाया अंततः के नाम से, और नाटक करने लगा। तो उस समय फिर मेरे सामने बार बार ये सवाल उठता था कि भाई ये सब मैं कर रहा हूँ, तो मैं मतलब जीविका के लिए क्या करूंगा? ये सवाल थोड़े दिन बाद मुझे परेशान करने लगा। और स्वाभाविक है, मध्य वर्ग में आप जानते हैं कि दबाव होता है कि भाई तुम क्या करोगे, तुम केवल साहित्य करते हो, नाटक करते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, तो आगे चल के क्या करोगे आखिर? मतलब ये तो सवाल धीरे धीरे आने लगा। तो मुझे लगा कि साहित्य की पड़ोसी विधा क्या है जो मुझे रोजगार दे सके। साहित्य से रोजगार तो नहीं मिलने वाला है। तो मुझे लगा कि, और मुझे लिखने की तो थी, अखबारों में भी मैं उस समय लिख लेता था कभी कभार, थिएटर वगैरह पे। तो मुझे लगा कि पत्रकारिता को मुझे रोजगार के रूप में अपनाना चाहिए। हालांकि घर के दबाव में मैं दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बैठा था, लेकिन बिल्कुल बेमन से कहिए कि दिखाने के लिए सिर्फ। मुझे ये पता था कि मुझे नौकरी अगर दे सकती है तो पत्रकारिता में ही जाना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां साहित्य और ये दोनों चल सकता है, और थोड़ा नजदीक भी है, क्योंकि दोनों के लोग कुछ कुछ कॉमन लोग थे। मतलब जो लोग मुझे साहित्य में मिलते थे वही वो वहां भी मिलते थे, तो एक कॉमन जैसा आपको लगता था, यानी पड़ोस की विधा। मैंने इसलिए कहा साहित्य का पड़ोसी है पत्रकारिता दरअसल। तो इसलिए मैं धीरे धीरे लिखने लगा अखबारों में, और मुझे लगा कि मुझे इसमें आजीविका की तलाश मुझे इसी में करनी है, इसलिए मैं पत्रकारिता में आया। तो पत्रकारिता में तो काफी लंबे समय तक आप रहे। पत्रकारिता में आपका अनुभव क्या था? अनुभव कैसा रहा? हाँ, देखिए, पत्रकारिता में क्या हुआ कि मेरे साथ एक बात ये थी कि चूंकि साहित्य तो मैं लिखता था और मेरी पहचान बन गई थी, तो जब मैं अखबारों में भी गया तो वहां भी लोग मुझे साहित्यकार के रूप में ही देखते थे। तो वो ये मानते थे कि चूंकि ये आदमी साहित्यकार है, जिसको ऐसा काम दो जो कि ये ज्यादा बेहतर कर सके, इसको न्यूज में मत डालो। तो ये मेरे साथ शुरू में ही हो गया, बिल्कुल एकदम शुरू में ही, बहुत कम उम्र में मुझे संपादकीय लिखने का काम दे दिया गया। थोड़े दिन मैं न्यूज में रहा, बहुत कम दिन, लेकिन लोग चूंकि मुझे साहित्य के कारण जानने लगे थे, तो लोगों ने कहा कि इसका इस्तेमाल किया जाए उस तरह से, तो ये आदमी संपादकीय लिख सकता है। तो मुझे याद है कि सहारा में 1 आध साल के बाद ही मुझे संपादकीय पेज पे न भी रखा गया, लेकिन मेरा काम संपादकीय लिखना हो गया। तो मैं धीरे धीरे संपादकीय लिखने लगा, और फिर जब संपादक ने मुझे साहित्य पेज दे दिया, और सहारा में मैंने लंबे समय तक साहित्य पेज का संपादन किया, साहित्य पेज निकाला मैंने। और उसके बाद भी जिस अखबार में गया वहां मैं संपादकीय पेज पर ही मुझे रखा गया, ताकि मैं लेख वगैरह जुटा सकूं, लेख का काम कर सकूं। तो यह एक संयोग रहा, या कहिए कि एक सौभाग्य रहा कि मुझे मेरे मन लायक काम मिल गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ नहीं भी होता है। ज्यादातर मेरे मित्रों का जो अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। उन लोगों को मन लायक काम मिलता नहीं है,
उन लोगों को मन के विरुद्ध काम दे दिया जाता है। ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है जिनसे उनकी पटरी नहीं बैठती या वो बिल्कुल विपरीत मनोदशा के लोग होते हैं। मेरे साथ ऐसा प्रायः नहीं हुआ। यह मैं कह सकता हूं कि मैं थोड़ा सौभाग्यशाली रहा इस मामले में कि मुझे अखबारों में भी नौकरी साहित्य के कारण ही मिली। मैं एक रोचक आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि मैं जब एक अखबार में इंटरव्यू देने गया तो वहां के संपादक मुझे अच्छी तरह जानते थे और वो खुद भी साहित्यकार ही थे। तो उन्होंने मुझसे अखबार के बारे में बहुत कम बातें की। वो साहित्य के बारे में ही बात करते रहे और यही बात करते रहे कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं, क्या छप रहा है, क्या हो रहा है साहित्य में। तो बिल्कुल शुरू से ही मेरे साथ ये होता रहा कि मुझे मन लायक काम मिला। स्थितियां कुल मिलाकर ठीक ही रही और मुझे ठीक लोग मिले। मतलब संपादकीय पेज पर चूंकि मैं रहा तो मैं जो अखबारों की जो अपनी राजनीति होती है अंदरूनी, उससे मैं लगभग बचा रहा। मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरा अनुभव बहुत बुरा नहीं रहा, मेरा अनुभव कुल मिलाकर ठीक रहा। अच्छा, ये बताइए, नहीं कुछ और कहना हो तो आप इस अब मैं ये कह रहा था कि अखबारों में क्या है कि बाद में इधर पिछले 4-5 सालों में स्थितियां थोड़ी गड़बड़ाई हैं। पिछले 5 साल में लगभग 5 या थोड़ा 1-2 साल और पहले जोड़ सकते हैं, लेकिन 5 सालों में दबाव बहुत बढ़ गया। कई तरह के दबाव आने लगे और वह जो सत्ता का और जो बाकी बाजार का जो दबाव था वह महसूस होने लगा। पहले वह एक अवधारणा की तरह लगता था कि पत्रकारिता पर बाजार का दबाव है, सत्ता का दबाव है। यह एक अवधारणा के स्तर पर था, लेकिन वो सीधे बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखना यह पिछले 5 सालों में महसूस किया और उसकी तलखी थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी और हम तक पहुंचने लगी थी। यह मुझे महसूस। एक दौर था जब पत्रकारिता में ट्रेंड लोग नहीं आते थे, उनकी ट्रेनिंग मतलब ट्रेंड लोग नहीं आते थे और उनकी ट्रेनिंग अखबारों में ही जो सीनियर होते थे वही देते थे, उन्हीं से सीखते थे। और तब अखबारों की एक वैल्यू हुआ करती थी, मतलब अखबारों में खबरों की वैल्यू हुआ करती थी और उसमें साहित्य की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। अब जब से ये एकेडमिक्स शुरू हो गए हैं, मतलब ये जर्नलिज्म स्कूल, और मेरे ख्याल से तो अगर मैं देखूं तो दिल्ली में ही शायद न जाने कितने जर्नलिज्म के स्कूल हैं और यहाँ से लोग पढ़ के आते हैं। हो सकता है टॉप भी करते हो सकता है गोल्ड मेडल भी पाते हो। तो लेकिन अखबारों का स्तर काफी गिर गया है, सिर्फ खबरों के मामले में ही नहीं, भाषा के मामले में अगर आप देखिए, मतलब जो हेडिंग लगाते हैं उसके मामले में देखिए। अभी आपने जिक्र किया था आर्यव्रत का, मैं एक और अखबार का जिक्र यहाँ पर कर देता हूँ। एक अखबार एक जमाने में आज निकलता था बनारस से, पटना से भी निकलता था। हाँ, और हम लोगों ने अपनी हिंदी वहीं से सुधारी क्योंकि वहां पर इतनी शुद्ध हिंदी और इतनी बढ़िया भाषा में लिखी। तो हमारे जो नाना जी थे वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, तो जब मैं हिंदी में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ा तो उन्होंने कहा कि इन अखबारों से हिंदी सीखो, इन अखबारों को पढ़ो। आज हम किसी को रेकमेंड नहीं कर सकते कि अखबारों से हिंदी सीख ले या अंग्रेजी के अखबारों से भी आप अंग्रेजी सीख लें, ऐसा नहीं है। अब नहीं होता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये पत्रकार किस तरह के तैयार कर रहे हैं? मतलब ये सिर्फ अखबार बेचने के लिए या न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए या क्योंकि अखबारों में भी आप देखिए ना, आधे से ज्यादा तो विज्ञापन रहता है। तो आप इस पर जरा थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत इस पर बात होनी चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। देखिए, जब से ये ट्रेनिंग और ये सब शुरू हुआ है, जैसे हम लोग तो कोई ट्रेनिंग लेकर आए नहीं, कोई डिप्लोमा कोर्स लेकर हम लोग पत्रकार तो बने नहीं है, लेकिन जब से ये सब शुरू हुआ है उसी समय से अखबार की गिरावट भी शुरू हुई है। इसकी वजह है, देखिए वह क्या है कि हम लोग या हमारे से पहले से जो पीढ़ी थी वह पत्रकारिता में या साहित्य में रुचि रखने वाली, उसके प्रति प्रतिबद्ध, उसका एक जुनून था उनके भीतर। तो वो सब पढ़े लिखे लोग, पत्रकारिता में कुछ नया करने की मानसिकता थी उनकी, उनको छूट भी थी काम करने की। तो वो लोग उस तरह के लोग थे जो रुचि लेकर के
जो अपने शौक की वजह से, जो अपने जुनून की वजह से, जो कुछ बेहतर करने भाषा के स्तर पर करने वाले लोग थे, जो साहित्य में अच्छा कर रहे थे, जो पत्रकारिता में ही पत्रकारिता जिनका एक शौक था, जो पत्रकार बनने के लिए पत्रकार जिन्होंने चुना, बाद में क्या हुआ कि पत्रकारिता को एक करियर के रूप में विकसित कर दिया गया, वो एक करियर हो गया। दूसरी तरफ आज भी वैसे लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं जिनको पत्रकारिता में कोई रुचि नहीं है, जिनका कोई कहीं एडमिशन नहीं हुआ, जो कुछ और नहीं कर पाए, जो और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल नहीं हुए, उन्होंने सोचा कि चलो पत्रकार बन जाते हैं। आप देखिए कि जो भी कोर्स पढ़ाया जा रहा है पत्रकारिता का, उसमें और व्यवहारिक पत्रकारिता में कहीं कोई मेल नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उससे कोई फायदा पत्रकारिता को नहीं होने वाला है, न वो काम करवाया जाता है। जो लड़का पढ़कर आता है ग्रेजुएट होकर के या डिप्लोमा लेकर के, उसका पढ़ा हुआ उसके व्यवहारिक जीवन में कोई काम नहीं आता है। बस तकनीकी रूप से कंप्यूटर सीख गया तो कंप्यूटर तो कोई ऐसे भी सीख सकता है। आप कोर्स, एक बार क्या हुआ कि मैं एक जगह क्लास लेने गया एक बड़े नामी यूनिवर्सिटी में, उसके जो कोर्स डायरेक्टर थे उनसे मैंने कहा कि देखिए, मैं आज विद्यार्थियों को वह सब कुछ बताऊंगा जो अखबारों में हो रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि उन्होंने मेरे हाथ जोड़ लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मत बताइए अखबारों के बारे में। आप अगर ऐसा बताएंगे तो लड़के भाग जाएंगे। आपको वो पढ़ाना है जो मैं दे रहा हूं आपको। यह कोर्स है, यही आपको बताना है। और वो जो कोर्स था वो तो बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं आज की पत्रकारिता से। मतलब एकदम सैद्धांतिक बातें जो हमारे काम नहीं आती, उसको भूल करके ही आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। तो आज के जो बच्चे आ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है, उनको अपनी पत्रकारिता की विरासत के बारे में नहीं पता है, पत्रकारिता का इतिहास नहीं मालूम है। हो सकता है उन्होंने विष्णुराव पड़ाड़कर का नाम ही न सुना हो, उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम ही न सुना हो, ये भी हो सकता है। और वो विशुद्ध बिल्कुल जिसको कहते हैं क्लर्क की तरह काम करते हैं। हमारे साथ ही भी ऐसे लोग पत्रकारिता महाविद्यालय से आए हुए लोग थे, इनको न इतिहास के बारे में पता है, न देश की राजनीति के बारे में पता है। उनको बस अनुवाद करना आता है। आप उनको अंग्रेजी का एक पकड़ा दीजिए एक खबर, वो उसको ट्रांसलेशन करके आपको दे देंगे। तो जब से पत्रकारिता पर बाजार का दबाव हो गया है और पत्रकारिता को एक ब्रांड में बदल दिया गया है, अब यह मान लिया गया है कि जो पाठक है वो एक उपभोक्ता है, और यह दर्शन चलाया गया है कि वह विज्ञापन की जो बीच की जगहें हैं, मतलब हम अखबार इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें विज्ञापन निकालना है, और विज्ञापन के जो बीच की जगह हैं हम उनको खबर से भरना चाहते हैं। यानी हम खबर निकालने के लिए अखबार नहीं निकाल रहे हैं, हम तो विज्ञापन के लिए अखबार निकाल रहे हैं, और उसमें जो जगह बच जा रहा है विज्ञापन के बीच, उसको हम खबर से भर देते हैं। तो जब इस तरह का सिद्धांत गढ़ा जाएगा तो आप सोचिए पत्रकारिता का क्या होगा। मतलब आज की जो स्थिति हो गई है पत्रकारिता का, आप जाएंगे पत्रकारिता संस्थानों में तो आपको बहुत निराशा होगी। वहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो एक क्लर्क की तरह काम करते हैं। तो मैं तो कई बार मजाक में कहता भी था कि मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं पत्रकर्मी हूं। तो मुझे लगता है कि अब पत्रकारों को पत्रकर्मी कहा जाना चाहिए। वो कहीं से पत्रकार नहीं है, वो पत्रकर्मी है। ये बिल्कुल यही हो गया है। न किसी को भाषा पढ़ाई जाती है, न भाषा के बारे में समझाया जाता है, न इतिहास न राजनीति, कुछ नहीं पता है। मैं तो कई ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जिनको यही नहीं मालूम है कि सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल तीन पार्टियां हैं। ये तीनों में क्या फर्क है हमको नहीं मालूम है। तो बाजार के दबाव में आप देखिए कि सारे अखबारों में आप चले जाइए, वहां संपादक कोई फैसला नहीं करता है। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि आज संपादकों के पास कोई अधिकार नहीं है। हिंदी के जितने बड़े अखबार हैं उसमें बड़े बड़े फैसले ब्रांड मैनेजर लेते हैं, संपादक नहीं लेता। ब्रांड मैनेजर यह तय करता है कि पेज नंबर 1 पे कौन सी खबर जाएगी, आज क्या लीड लगेगी, यह संपादक अब तय नहीं करता है। वो समय बीत गया जब संपादक फैसला करते थे। आज संपादक मैनेजमेंट की एक कठपुतली बनकर रह गया है। तो मुझे हिंदी पत्रकारिता का भविष्य बहुत ही अंधकारमय लगता है, और अगर यही स्थिति रही तो लोग अखबार पढ़ना बंद कर देंगे, और बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे मोहभंग हो रहा है लोगों का अखबारों से और मीडिया से। इसका एक और भी असर हुआ है। पहले के समय में पत्रकारों की इज्जत बहुत होती थी। मैंने खुद कई बार महसूस किया है, और मैंने
अपने दोस्तों से भी सुना भी है हम्म, कि अफसर के पास अगर पत्रकार गया और उसने अपना कार्ड भेजा या पर्ची भेजी तो अफसर मतलब लिटरली तो नहीं, लेकिन ये है कि उसकी टांगे थोड़ी कांपने लगती थी। अब आजकल मैंने देखा है, और मैं बहुत सारे पत्रकारों का नाम यहाँ नहीं लूंगा, वो अधिकारियों को सरसर करके बात करते हैं और वहां से सोचते हैं कि कुछ मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अखबारों से भी जैसे लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। न्यूज चैनल तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने अब देखना बंद भी कर दिया है। बंद कर दिया, हाँ बिल्कुल, लेकिन सही बात। एक ट्रेंड जो डेवलप हो गया है वो भी थोड़ा मुझे लगता है कि खतरनाक है, और इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि अब पत्रकारिता से जो आते हैं सीख के लोग, वो स्टार पत्रकार बनना चाहते हैं। जैसे हर चैनल में एक स्टार पत्रकार है ना। अखबारों में भी जैसे अब उतना तो नहीं है, लेकिन क्योंकि न्यूज चैनल इतने हैं, वो रोज घर में घुस के में बोलते रहते हैं, तो वहां स्टार की शक्ल आती है और हर आदमी सोचता है कि हम वैसे बने। लेकिन बनने की जो संभावनाएं हैं, उसके लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो तो होती नहीं है उनके पास। तो इस पर थोड़ा सा आप अपनी बात करें, फिर हम लोग आगे ये बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको यही वो सारी बातें उसी से जुड़ी हुई है। बाजार ने जिस तरह से चीजों का वस्तुकरण किया है, ग्लैमराइज किया है चीजों को, तो पहले पत्रकार अपने काम के जरिए ग्लैमर हासिल करता था, मेहनत से, समर्पण से, त्याग से। बाजार ने उलट दिया इसको। बाजार ने क्या किया कि पत्रकारों की तनख्वाह बढ़ा दी। पहले पत्रकार का मतलब था कि वो बेचारा गरीब होगा, उसके पास ताकत होगी, उसकी गरिमा होगी, प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होगा। आज क्या हो गया है कि बाजार ने पत्रकारों को पैसा देना शुरू कर दिया, सुविधाएं देनी शुरू कर दी, तो पत्रकारिता भी एक सामान्य करियर की तरह हो गया। कि जैसे हम कॉर्पोरेट में मैनेजर बनते हैं, अफसर बनते हैं, तो उसी तरह से पत्रकार भी बनते हैं। तो धीरे धीरे बाजार ने पत्रकारिता को इस तरह से ग्लैमराइज करना शुरू किया कि जो लोग अब यही सोचते हैं कि अब चैनल में आ जाएं और एक स्टार की तरह बन जाएं। वही मूल उद्देश्य हो गया है। उसके जरिए हम कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कोई प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कोई भाषा का काम कर रहे हैं, ये सारी भावनाएं बहुत खत्म हो गई और इसको बाजार ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से खत्म किया है। वो तो बिल्कुल मैंने देखा है पिछले कुछ समय से कि किस तरह से धीरे धीरे खत्म किया गया चीजों को। अच्छी भाषा लिखना, यहाँ तक कि साहित्य को नकार दिया गया कि साहित्य ही पत्रकारिता का दुश्मन है, ऐसा घोषित किया गया। साहित्य को बहिष्कृत किया जाए, क्योंकि साहित्य गंभीरता की बात करता था, साहित्य थोड़ी बहुत सरोकार की बात करता था। तो पत्रकारिता में एक बड़े तबके ने पूरी साजिश के साथ यह प्रचारित करना शुरू किया कि जो साहित्यकार होते हैं वो बड़े अगंभीर लोग होते हैं, वो पत्रकारिता को बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह से चीजें जो धीरे धीरे शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ कि पत्रकारों को यह लगने लगा कि अगर हम सत्ता के साथ मिल जाएं, सत्ता की दलाली में शामिल हो जाएं, अगर हम मैनेजमेंट की दलाली करने लगे, तो हम समाज में और प्रतिष्ठित हो सकते हैं, हमें पद मिल जाएगा। क्योंकि संपादक बनना तो आसान नहीं है, संपादक तो एक ही आदमी बनेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट की नजर में आए, और मैनेजमेंट की नजर में मैनेजमेंट क्या चाहता है? मैनेजमेंट वही चाहता है जो बाजार चाहता है। तो धीरे धीरे एक ऐसी प्रवृत्ति शुरू हुई कि पत्रकारों के बीच मैनेजमेंट का चहेता बनने, सत्ता का चहेता बनने की एक होड़ सी शुरू हो गई। पहले क्या होता था कि पहले के पत्रकार अपने काम के जरिए खुद ही सत्ता उनके पीछे पीछे भागती थी। सत्ता चाहती थी कि वो तो आज ये जो होड़ है, और इसके लिए सिर्फ पत्रकारिता नहीं, पूरे समाज में ये स्थिति आई है। थोड़ा सा दूसरी चीजों का भी प्रभाव पड़ा है पूरे समाज में। एक जो भौतिकता और जिस तरह से उपभोक्तावाद बढ़ा है, तो उसका असर पत्रकारिता पर भी तो होगा ही। तो ये भी एक वजह है, सिर्फ पत्रकारिता ही जिम्मेदार नहीं है, पूरे समाज का भी माहौल बदला है। तो उसमें अब एक पत्रकार की भी यही आकांक्षा रहती है कि वो बड़ी गाड़ी पे चले, उसके पास मकान हो, एक मकान के बाद दूसरा मकान हो। तो आप देखेंगे कि कुछ सीनियर पत्रकार जो हो जाते हैं कि वो पत्रकारिता करना ही छोड़ देते हैं। वो होते हैं पत्रकार, लेकिन वो काम मैनेजमेंट का कर रहे होते हैं, वो दलाली कर रहे होते हैं सत्ता की। वो सारे गैर पत्रकारीय काम कर रहे होते हैं, और आगे बढ़ने की यही शर्त होती है, गैर पत्रकारीय काम करना। ये बहुत अजीब स्थिति हो गई है। लेकिन आप देखिए
कि इसी की वजह से इसका एक प्रतिरोध भी तैयार हो रहा है, क्योंकि लोगों को तो खबरें चाहिए, समाज को खबरों की जरूरत है, समाज को गंभीर विश्लेषण की जरूरत है, समाज सच जानना चाहता है। तो आपको जब मास मीडिया यह काम नहीं करेगा तो दूसरे मंचों से यह काम शुरू हो जाएगा, और आप देखिए कि ऐसा हो रहा है। आज इतने यूट्यूब चैनल आने लगे हैं, यह वैकल्पिक पत्रकारिता है। और मेरा मानना, ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं, कि आने वाले समय में मास मीडिया को वैकल्पिक पत्रकारिता अपदस्थ कर देगी, और ये हो रहा है। धीरे धीरे कई अच्छे पत्रकारों ने अपना अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया है, और उनकी सब्सक्रिप्शन, उनका आप देखिएगा, लाखों में है। अब कई लोग मुख्य धारा के चैनल नहीं देखते हैं। कई लोग, अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे बताया कि मैं तो यूट्यूब पे देखता हूँ, ये खबर मैंने यूट्यूब पे देखी है। तो कई पत्रकार अब निकल करके अब यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। हो सकता है अखबार और पत्रिकाओं का समय थोड़ा सा नहीं रह गया है, अब माध्यम बदल गया है, तकनीक आगे बढ़ गई है, तो इसलिए आप देखिए कि यूट्यूब चैनल शुरू हो गए हैं, और कई नए लोग भी अब बनाने लगे हैं। हालांकि उसमें भी काफी आधिक्य हो गया है, लेकिन जो अच्छे पत्रकार हैं, अब लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं। तो मास मीडिया की जो विश्वसनीयता कम हुई है, उसके बरक्स एक वैकल्पिक मीडिया धीरे धीरे आकार ले रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि मास मीडिया के बजाय लोग उन्हीं पर भरोसा करेंगे, और उनका दबाव ऐसा होगा कि मास मीडिया को भी बदलना पड़ेगा, आज न कल। नहीं, बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, ये बताइए कि आपने कविताएं लिखी हैं, और कविताओं के आपके संग्रह भी 4 आ चुके हैं, 2 कहानियों के संग्रह आ चुके हैं, उपन्यास आपके आ चुके हैं। आप एक, मतलब ये सवाल व्यक्तिगत है कि आप अपने आप को कवि मानते हैं बेसिकली, या कहानीकार? देखिए, ये मेरा मानना ये है कि मैं इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि कोई भी जो रचनाकार है, एक रचनाकार की जो बेचैनी है, वो अपने को ज्यादा से ज्यादा व्यक्त करने, अधिक से अधिक बात करने, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की है। तो होता यह है कि कोई भी जो जेन्युइन रचनाकार होगा, वो कभी एक विधा से संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। उसको हर विधा अपर्याप्त लगती है। वो कविता लिखेगा तो उसको लगेगा, अरे ये बात तो रह गई, अब इस बात को कैसे कहा जाए। तो कविता में तो लगता नहीं कि ये बात हो पाएगी, तो चलो कहानी में देखते हैं, उपन्यास में देखते हैं। आप खुद देखिए, जितने भी बड़े रचनाकार हैं हमारे हिंदी के, उन्होंने ज्यादातर ने कई विधाओं में लिखा है। हिंदी के जितने कवि हैं, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, सब ने कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है। नागार्जुन ने देखिए उपन्यास लिखे हैं। तो उनके पीछे क्या वजह रही होगी? यही एक बेचैनी है कि अलग अलग अपने को व्यक्त करने, और अपनी जो वो एक असंतोष जो होता है कई बार, कि लगता है कि इस विधा में मेरी बात नहीं हो पा रही है, मुझे और लिखना होगा, और कहना होगा मुझे। तो यही बेचैनी जो है अलग अलग विधाओं में ले जाती है। और यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे कवि के रूप में जाना जाए या कहानीकार के रूप में जाना जाए, यह कोई बड़ा सवाल नहीं है। असल सवाल है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ कविता या कहानी या उपन्यास के जरिए, वो बात पहुंच रही है कि नहीं, और उस बात में कितना वजन है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये बताइए कि अब जिस विषय पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मुख्य विषय जिसको मैं कहता हूँ, कि आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है और आजकल जो विमर्श के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि उसमें विचारों की बात या प्रतिबद्धता की बात या सरोकारों की बात बहुत कम होती है, और वो इसी वजह से शायद गंभीर गंभीर विमर्श जो हैं वो सतही साबित हो जा रहे हैं। और कहानियां जो आजकल लिखी जा रही हैं, जो कविताएं लिखी जा रही हैं, लिखा तो खूब जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी क्या स्थिति है, कहानियों की, कविताओं की, इस पर जरा आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि साहित्य के जनतंत्र का विस्तार हुआ है। इसको मतलब गलत रूप में नहीं देखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग लिख रहे हैं इसकी, और प्रकाशित हो रहे हैं, खुद को प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि आपके पास तकनीक है, अब आप किसी के मोहताज नहीं है। भाई, लेखक बनने के लिए अब पहले की तरह नहीं, अब किसी संगठन में जुड़िए, किसी बड़े लेखक के पास जाइए, पूछिए कि भाई क्या करें, हम कहाँ भेजें।
सब कविताएं भेज रहे हैं, वापस आ जा रही हैं, नहीं छप रही है, परेशान है। मतलब कवि कहानीकार बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, यह भाव खत्म हो गया है। अब है कि आप लिखिए और आप फेसबुक पे डालिए, आप सोशल मीडिया में डालिए, आप खुद ही प्रकाशक है। मतलब आत्म प्रकाशन की सुविधा है, यह एक तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन एक तरह से यह समस्याएं भी पैदा कर रहा है। इस समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए हमें कि क्या समस्या है, संकट क्या है। ये आत्म प्रकाशन की जो सुविधा हो गई है, वो सुविधा दुविधा भी है एक तरह की। वो क्या है कि अब आपको मतलब आत्म प्रकाशन तो है, लेकिन आत्म संयम नहीं है, आत्मानुशासन नहीं है, आत्मालोचन नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं। आप लाइक्स के आधार पर अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। अब मैं अपने अनुभव से इस बात को बताना चाहता हूं आपको कि पहले के संपादक जो अच्छे संपादक थे, ठीक है सारे संपादक बहुत जनतांत्रिक नहीं थे, उनमें कई कमियां रही होंगी। कई लोग आजकल कहते हैं कि संपादकों की तानाशाही थी, वो खत्म हो गई। चलिए अच्छी बात है, संपादकों की तानाशाही खत्म हो गई, अच्छी बात है। लेकिन जो पहले संपादक थे, जो जिम्मेदार संपादक थे, वो एक बहुत बड़ा काम भी करते थे। आपको मैं बता रहा हूं कि मेरी कविता 18 वर्ष की उम्र में पहल में छप गई, लेकिन उसके बाद फिर पता है कब छपी? फिर तब छपी, यही 2-3 साल पहले छपी है। यानी फिर से दूसरी बार पहल में छपने के लिए मुझे 25 साल इंतजार करना पड़ा, 25 से 30 साल। ज्ञान जी ने फिर मुझे नहीं छापा। मैंने एक लंबी कविता उनको भेजी थी, और जितनी बड़ी कविता थी उतनी ही बड़ी टिप्पणी ज्ञान जी ने मुझे लिखी थी कि उस कविता में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, क्या क्या सीमाएं हैं उसकी, उन्होंने मुझे बताया था। और वो चिट्ठी मैंने आज भी संभाल कर रखी है ज्ञान जी की, और उसने मुझे बहुत दृष्टि खोलने की। मुझे समझ में आया कि मुझे क्या गड़बड़ी हो रही है मेरे साथ, क्या मुझे और पढ़ना चाहिए, क्या जानना चाहिए। तो पहले के संपादक ये बताते थे। दूसरी बात ये है कि पहले जो अस्वीकृति होती थी, आपको अस्वीकार जो है, अगर आप अस्वीकार को एक चुनौती के रूप में लेते हैं तो ये आप आगे बढ़ते हैं उससे। अस्वीकार सिखाता भी है, और अस्वीकार से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज तो अस्वीकार है ही नहीं, सब कुछ स्वीकार ही स्वीकार है। अब जो लिख रहे हैं वो स्वीकार है, वो छप गया। आपके दोस्त 100 दोस्त आके लाइक्स कर गए, फिर हो गया खत्म। आपको आपकी कमी कोई बता ही नहीं रहा है। आजकल कोई किसी की कमी बताता भी नहीं है। कोई थोड़ी कहता है फेसबुक पर कि आपकी ये कविता आपको अच्छी नहीं लगी, बहुत होगा तो चुप हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं, तो आपको कौन बताएगा। यानी सीखने की जो एक पहले परंपरा थी सीखने सिखाने की, वो खत्म हो गई है। कोई रोकने वाला, कोई समझाने वाला कोई बचा ही नहीं है। अब वो ऐसे संपादक भी नहीं है जो यह समय खर्च करें एक लेखक पर, एक नए लेखक पर, उसको बताएं। मुझे याद है, मुझे कई संपादकों ने मुझे बताया है, मेरे पास चिट्ठियां हैं उसकी पड़ी हुई कि ये भाई इसको थोड़ा सा ये कर दो, या उन्होंने मुझसे इजाजत भी ली है कि ये 2 लाइन में हटा दूं क्या। तो मैंने कहा अरे आप बिल्कुल हटा दीजिए, आप क्यों ऐसी क्या बात कर रहे हैं। मुझे याद है अभी भी धारा जो पत्रिका थी जो निकालते, तो नवल जी ने मुझसे पूछा था, जबकि मैं उस समय बिल्कुल नया कवि था, और नवल जी मेरे शिक्षक थे, वो चाहते जो चाहते करते, लेकिन उन्होंने मुझसे इजाजत ली कि यह जो तुम्हारी कविता है, यह इसमें यहाँ आकर के थोड़ा रिपीटिशन लग रहा है, तो कहो तो मैं दोनों पंक्ति हटा दूं, तुम अगर इजाजत दोगे तो मैं हटा दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल हटा दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा आगे क्या करना है, ये भाषा को लेकर कैसे है, तो फिर उन्होंने बताया मुझे। एक बार मुझे याद है एक वरिष्ठ कवि ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी भाषा में यह समस्या है, थोड़ा लाउड हो गई है, यहाँ ठीक करो। फिर मुझे लगा ठीक है, इस पर विचार करता हूँ। एक बार ऐसे ही एक संपादक ने मेरी कहानी में परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हुआ, तो मैंने नहीं किया, वो मैंने कहीं और भेज दी, वहां वो छप गई। तो ये प्रक्रिया चलती थी। पहले के संपादक आपको बताते भी थे, और आपको सीखना भी पड़ता था, और सीखने के लिए थोड़ा विनम्र होना पड़ता है। आज विनम्रता खत्म हो गई है। आज क्या हो गया है कि अगर आप किसी को ये कह दें यार तुम में थोड़ी ये कमी है, तो वो तुरंत मुझे ब्रांड कर देगा कि उन्होंने मुझे इसलिए मेरी कमी बताई क्योंकि वो फलना है, वो हो सकता है इस जाति की, चूंकि मैं इस जाति का हूं इसलिए उन्होंने मुझे हे दृष्टि से देखा और मेरी कविता को देखिए कह दिया कि तुम्हारी कविता ठीक नहीं है। वो ये कह देगा तुरंत, ये मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ये मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए मुझे ये बता रहे हैं, मेरी कविता को स्वीकार नहीं कर रहे। वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं उसका भला चाहता हूं, मैं उसको आगे देखना चाहता हूं, इसलिए मैं उसको कह रहा हूं कि तुम बदलाव करो। तो ये एक फर्क आ गया है। इस जो नई पीढ़ी आ गई है उसमें सीखने की विनम्रता का घोर अभाव है, और तरह तरह की ग्रंथियां हैं उसके भीतर। भाई आप किसी व्यक्ति में 50 कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप उसकी एक अच्छाई को तो देखिए। आप अगर उसकी एक अच्छाई सीख लेते हैं और उससे आपको फायदा होता है तो क्या दिक्कत है। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम सिर्फ कमियां देख रहे हैं, हम नकार रहे हैं कि फलना जो थे
उनमें ये गड़बड़ियां थी। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उनमें कौन सी ऐसी चीज थी जो आपके काम आ सकती है। तो ये बहुत बदल गया है माहौल, इसी से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। एक चीज और भी तो हो रही है आजकल कि किताबें बहुत छप रही हैं, और खास करके पुस्तक मेला के समय तो बहुत ज्यादा किताबें छप के आ जा रही हैं, वहीं विमोचन भी हो जा रहा है, वहीं उस पर बातचीत भी हो जा रही सब है। कुछ हो जा रहा है, वही इंस्टेंट हाँ, लोकार्पण हो रहा है। तो लेकिन ये किताबें जो है वो जिनके लिए लिखी जा रही वहां तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये किसी लेखक के सरोकार का विषय नहीं है कि हमको कौन पढ़ रहा है। भाई, हमारी किताबें पहुंच रही हैं, हमारी रचनाएं पहुंच रही है, ये किसी को सोचने की फुर्सत ही नहीं। इसकी वजह यह है कि लोगों का लक्ष्य बहुत छोटा है। उनका लक्ष्य जो है वो एक छोटे से क्लब में स्थापित हो जाना है। हिंदी साहित्य एक छोटे क्लब में बदल गया है। कुछ लोग हैं, 5 लोग हैं जो ऊपर हैं, वो सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि बस वो 5 लोग मुझे कवि मान ले, बस हो गया, मैं कवि हो गया। अब हमको क्या फर्क पड़ता है कि हमारी किताब लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। फलना जी ने मुझे कवि मान लिया, हो गया, मैं बड़ा कवि हूँ। फलना जी 5 जगह जाएंगे, मेरा नाम लेंगे। फलना जी एक लेख लिखेंगे, वो मुझे कोट करेंगे, वो साक्षात्कार में मेरा नाम ले लेंगे, हो गया, मैं कवि बन गया। बस कवि बनना महत्वपूर्ण है, कविता को जनता के बीच पहुंचाना और कविता का असर पैदा करना, ये जब देखिए प्रतिबद्धता की कमी का मामला है। मेरे लिए तो इसमें कोई दुविधा ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए प्रतिबद्धता सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मैं इस स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि चूंकि मैं प्रतिबद्ध हूँ, इसलिए मेरे लिए मामला दूसरा है। जो लोग प्रतिबद्ध नहीं है उनके लिए मामला दूसरा है, सीधी सी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल एक खबर मतलब आ रही है, खबर क्या मतलब हवा में ये तैर रही है, सच है कितना सच है कितना नहीं। आजकल कुछ प्रकाशक लेखकों को विषय भी दे रहे हैं कि आप इस विषय पर उपन्यास लिखिए, इस विषय की कहानियां लेके आइए, तो हम जल्दी छाप देंगे। क्या ऐसा चल रहा है? मतलब ऐसा चल रहा है, ऐसा चल क्या रहा है, बिल्कुल। क्या 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 हिंदी हुआ है? क्या हिंदी इसी के साथ जुड़ा हुआ, क्या हिंदी साहित्य में पहले लुगदी साहित्य में तो बहुत चलता था, क्या हिंदी साहित्य में भी घोस्ट राइटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, इधर क्या हुआ है कि कुछ लोग इस बात में लगे हुए हैं कि लुगदी साहित्य को हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में स्थापित किया जाए। और मुझे इसके पीछे कहीं ना कहीं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, ये बात थोड़ी आपको अजीब लगेगी, मुझे इसके पीछे सत्ता का खेल नजर आता है। और वह भी जो दक्षिणपंथी सत्ता है और बाजार है, इन दोनों में एक बड़ा सूक्ष्म किस्म का गठबंधन है। और इन लोगों की पूरी कोशिश है कि जो जनधर्मी लोकधर्मी साहित्य है, जो जनपक्षधर साहित्य है, उसको किसी तरह से कमजोर किया जाए और उसके सामने एक पॉपुलिस्ट लिटरेचर, पॉपुलिस्ट शब्द जो है, अब हिंदी में उसके लिए लोकप्रिय शब्द उतना उपयुक्त शायद नहीं है, पॉपुलिस्ट, तो इस तरह के लिटरेचर को आगे बढ़ाया जाए, इसको बेचा जाए। भाई, इस तरह की चीजें तो बिकती ही हैं, पहले भी बिकती थी। आज अगर वो ज्यादा बिक रही है, और वो कितनी बिक रही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं बिक रही है। इधर जो भी आपको मैं बता रहा हूं, जो रेटिंग का खेल शुरू हुआ है पिछले कुछ समय से, तो जितनी किताबों की रेटिंग हुई है और जो बड़े सुपरहिट किताब हैं, उनकी बिक्री आप कीजिए, बहुत होगी तो 20,000 से ज्यादा नहीं होगी। हिंदी भाषी क्षेत्र इतना बड़ा है, 7-7 राज्य हैं जिसमें, उसमें अगर कोई किताब 20,000 बिक जा रही है तो क्या वो आप उसको क्या बेस्ट सेलर मानेंगे? कतई नहीं। उसको बेस्ट सेलर बनाने का जो खेल है, ये बिल्कुल एक अजीब, हास्यास्पद है, शर्मनाक है ये, कि आप हिंदी भाषी इतने बड़े क्षेत्र में 20,000 बिक करने पर बेस्ट सेलर हो जा रहा है। ये कौन सी बात है भाई? और इसको आप बड़ा लोकप्रिय और ये मान रहे हैं कि साहित्य बड़ा लोकप्रिय हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आने वाले दिन थोड़े सचेत और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरे मंडराने लगे हैं सिर पर भी। खतरे बहुत है, मैं बिल्कुल देख रहा हूं कि देखिए, पहले क्या था कि पहले राजनीति बड़ी स्पष्ट होती थी कि हम किधर खड़े हैं। आज क्या है कि बहुत धुंधला हो गया है सब कुछ धुंधला हो जाने से, नीतिकरण की प्रक्रिया तेज होने से क्या हो गया है कि लेखकों को बड़ी सुविधा हो गई है। वो इधर भी हो जा रहे हैं, थोड़ा इधर भी हो गए, थोड़ा इधर भी खिसक गए, थोड़ा उधर भी खिसक गए, थोड़ा ये लाभ भी ले लिए। कुल मिला के सारा जो खेल है वो करियरवादी खेल है। एक बहुत अजीब किस्म का करियरवाद हिंदी में इधर प्रचलित हो गया है, और वो समाज की ही देन है, मतलब उस बाहर से, मतलब समाज से ही आया है, लेखक उससे बाहर नहीं है।
यह करियरवाद क्या हो गया है कि मुझे तो बस कवि के रूप में स्थापित हो जाना है, कवि बन जाना है। और कई लोग ये शिकायत करते मिलते हैं, बताइए हमको वो कवि नहीं मान रहे हैं, बताइए वो फल्ला हमको लेखक नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, क्या आप इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको फल्ला जी कवि मान लें? क्या आपका इतना छोटा लक्ष्य है कि आपको वो कहानीकार मिल जाए, 2 पुरस्कार मिल गया तो आप हो गए, लेखक बन गए? क्या एक लेखक का उद्देश्य इतना छोटा है? मैं नहीं मानता। इसलिए मुझे ये सारी चीजें बड़ी परेशान भी करती है कई बार। मुझे लगता है कि वही राजनीतिकरण और बाजार का दबाव है, इस वजह से लेखक भी करियरवादी हो गया है। चलिए, बढ़िया है। अब आपसे कुछ कविताएं सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भी चाह रहे हैं कि कविताएं आपकी सुनी जाएं। तो कुछ कविताएं जो हैं, आप छोटी छोटी अगर कविताएं हैं तो 4-5 पढ़ लीजिए, और बड़ी लंबी हो तो 3 पढ़ दीजिए। नहीं, मेरी कविताएं इधर तो मैं ज्यादातर छोटी ही कविताएं लिख रहा हूँ, और मेरा मानना है कि कविताएं छोटी होनी चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कविताएं छोटी होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कविताएं छोटी ही हो। एक कविता है जिसका शीर्षक है नौकरी तंत्र। नौकरी तंत्र। वह जो मनुष्यता को बचाने की बात किया करता था, वह जो मनुष्यता को बचाने की बात किया करता था, एकदम पालतू बन गया था। उसकी तनख्वाह बढ़ रही थी और बीमारियां भी। कभी अचानक उसे याद आ जाता, वह तो मनुष्यता बचाने निकला था। तब वह निकलता सड़क पर बड़बड़ाता हुआ, फिर व्यवस्था को गालियां देना शुरू करता, जोर जोर से। लगता जैसे वह भौंक रहा है। कभी रात में उसकी नींद उचट जाती तो वह कविता लिखने बैठ जाता, लेकिन लिख नहीं पाता। फिर हिचकने लगता, मैं कवि नहीं बन पाया। उसकी रुलाई सुन पड़ोस से धक धक की आवाज आती, जैसे कोई बिल्ली भगा रहा हो। एक कविता है जिसका शीर्षक है दंगाई। दंगाइयों में थे वे भी शामिल, जिनकी अभी ठीक से मूछें भी नहीं आई थी। 14 से 16 साल के वे नौजवान, जिन्हें कक्षाओं में होना था, पुस्तकालयों में होना था, खेल के मैदानों में होना था, सड़क पर दिखे सरिया और कट्टे लिए। वाह। उनमें से एक इतना तेज दौड़ता था जैसे कोई धावक हो। अगर उसे ओलंपिक में भेजा जाता तो क्या ठिकाना, वह कोई पदक ले आता। कोई कलाइयों को घुमाकर पत्थर फेंक रहा था, वह एक अच्छा फिरकी गेंदबाज हो सकता था। कभी वे भी चढ़ रहे थे शिक्षा की सीढ़ियां, पर लौटना पड़ा बीच रास्ते से। जो हाथ कूची थाम सकते थे वे पेचकस चलाने लगे, बर्तन मांजने या लोहा काटने जोड़ने में लग गए। और जब एक दिन उन्हें हथियार थमाए गए, उन्हें पहली बार एहसास हुआ वे भी किसी लायक हैं, उनकी भी कोई पूछ है। उन्होंने गाड़ियों के शीशे उसी तरह चूर चूर किए जिस तरह उनकी इच्छाएं चूर चूर हुई थी। वाह। उन्होंने मकानों को उसी तरह राख कर देना चाहा जिस तरह उनके सपने राख हुए थे। वे एक नकली दुश्मन पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनका असली दुश्मन बहुत दूर बैठा, उन्हें टीवी पर देखता मुस्कुरा रहा था। वाह। एक और कविता है
विकास। विकास के लिए पेड़ों के साथ मनुष्य भी कटा, नदियों और झीलों के साथ इंसान को भी पाट दिया गया। एक आदमी को खत्म करने के कई तरीके इजाद किए गए विकास के साथ। एक तरीका यह था कि उसे मोटी तनख्वाह दी जाए, तरक्की पर तरक्की दी जाए। तरक्की पाने वाला नीचे गिरने की आशंका से इतना घबराया रहता था कि अपने को एक अदृश्य खोल में बंद कर लेता था, घोंगे की तरह। ऐसे घोंगे कभी कुछ नहीं बोलते थे। जब उनके बीच कुछ घोंगे कुचल दिए जाते, तब भी वे चुपचाप बदल से निकल लेते। कभी कभार वे मुंह खोलते तो बस जय 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 करते। वाह। कोरोना पे कोई कविता लिखी है आपने इधर? कोरोना पे तो नहीं, मजदूरों के पलायन पे तो वो कविता है मेरी। हाँ, वो जरूर पढ़ दीजिएगा। हाँ, देखता हूँ, वो कविता मिल जाएगा। पहले एक छोटी कविता और। हाँ, पहले तो अपनी पसंद की पढ़ दीजिए। हाँ, एक छोटी कविता और है। इतनी रोशनी, इतनी रोशनी लेकर क्या करें जो चुंधिया रही आंखें। इतनी रोशनी लेकर क्या करें जो चुंधिया रही आंखें, जिसमें नहीं दिखता कोई रास्ता। मुट्ठी भर लोगों को बहुत बहुत रोशनी चाहिए। योद्धा इसमें अपनी कीर्ति की कौंध देखते हैं। थैली शाह निहारते हैं सिक्कों की चमक। ऐसी रोशनी भी क्या जो रात को रात ही न रहने दे, जो निचोड़ ले उसकी आत्मा, जो निचोड़ ले उसकी कालिमा। यह कैसी रोशनी है जो रोक रही तितलियों और जुगनुओं की प्रेम क्रीड़ा, जो छीन रही प्रवासी पक्षी की उड़ान, जिसमें भटक रहे मेढक और नन्हे कछुए। बिगड़ रही एक फूल की जिंदगी की लय। यह कैसी रोशनी है जो और उघाड़ कर दिखा रही हमारी बेबसी। वाह, बहुत सुंदर। तो कोरोना वाली जो कविता आप कह रहे थे, हाँ, बस मैं उसको खोल रहा हूँ। एक सेकंड का समय लगा। हाँ, कोई बात नहीं। कविता का शीर्षक है जा रहे हम। जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हम। यही दो चार पोटलियां साथ थी तब भी, आज भी है, और यह देह। लेकिन अब आत्मा पर खरोंचे कितनी बढ़ गई हैं, कौन देखता है। कोई रोकता तो रुक भी जाते, बस दिखलाता आंख में थोड़ा पानी, इतना ही कहता, यह शहर तुम्हारा भी तो है। उन्होंने देखा भी नहीं पलटकर, जिनके घरों की दीवारें हमने चमकाई। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, जिनकी चूड़ियां हमने 1300 डिग्री तापमान में कांच पिघला कर बनाई। किसी ने नहीं देखा कि एक ब्रश, एक पेचकस, एक रिंच और हथौड़े के पीछे एक हाथ भी है, जिसमें खून दौड़ता है, जिसे किसी और हाथ की ऊष्मा चाहिए। हम जा रहे हैं, हो सकता है कुछ देर बाद हमारे पैर लड़खड़ा जाएं, हम गिर जाएं खून की उल्टियां करते हुए। हो सकता है हम ना पहुंच पाए, वैसे भी आज तक हम पहुंचे कहां हैं। हमें कहीं पहुंचने भी कहां दिया जाता है। हम किताबों तक पहुंचते पहुंचते रह गए, न्याय की सीढ़ियों से पहले ही रोक दिए गए। नहीं पहुंच पाई हमारी अर्जियां कहीं भी, हम अन्याय का घूंट पीते रह गए।
जा रहे हो, यह सोचकर कि हमारा एक घर था कभी, अब वह न भी हो, तब भी उसी दिशा में जा रहे हम। कुछ तो कहीं बचा होगा उस ओर जो अपने जैसा लगेगा। धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमने बातचीत की, लोगों को भी काफी पसंद आया होगा, मुझे तो पसंद आया ही है। और सबसे शानदार बात ये थी कि आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगी मुझे और लोगों को भी पसंद आई होंगी। अभी आप जब अपने उस पे वॉल पे शेयर करेंगे तो आपको बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।